अस्सलामु अलैकुम सैयदा वॉइस के देखने वाले प्यारे प्यारे नाज़रीन और सामईन। आज की कहानी बहुत खूबसूरत है, दिलचस्प है। औरत ज़ात कभी अपने ऊपर नज़र नहीं रखती है, बल्कि उसकी नज़र दूसरी औरत पर ही होती है। वैसे हसद करना तो ठीक नहीं है, लेकिन रश्क कर सकते हैं। आइए आपको ये दिलचस्पी से भरी हुई कहानी सुनाते हैं, नसीब अपना अपना। मिस मत कीजिएगा और पहले हमारे चैनल सैयदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए बेल को ज़रूर दबाइए। बाज़ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं, दुनिया की हर नेमत उन्हें मुयस्सर होती है। हम उन्हें देखकर सिर्फ रश्क ही कर सकते हैं। अब किंदिल की ही मिसाल ले लीजिए, क्या ठाठ की ज़िंदगी बसर कर रही है। किंदिल मेरी क्लास फेलो थी। हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। 5 बहन भाइयों में आखिरी नंबर, मगर जहानत की दौलत से मालामाल। स्कूल कॉलेज के ज़माने तक नुमाया तरीन स्टूडेंट थी। लड़कियां उसकी दीवानी तो टीचर्स उसकी शहदाई। फिर शादी हुई, तब भी कुदरत ने उसे बहुत फयाजी से नवाजा। शहर के मशहूर ख़ानदान की बहू बनने का एजाज़ मिला। शख्सियत तो उसकी पहले ही मुतासर कुन थी। खाने पीने और पहनने ओढ़ने को अच्छा मिला तो रंग रूप मज़ीद निखर गया। किस्मत जब नवाजने पर आए तो यूं ही बेतरीक नवाजती है। शानदार बंगला, 4 गाड़ियाँ, नौकर चाकर, गर्ज, ऐसी ज़िंदगी जिसकी हम सब तमन्ना कर सकते हैं। अब वो किंदिल एजाज नहीं बल्कि मिसेस आफ्ताब आलम बन गई है। खैर, मिजाज में तो वही इनकिसारी है। महीने 2 महीने बाद मेरे घर मिलने आती है। फ़ोन भी बाकायदगी से करती है। हर दफ़ा शिकवा एक ही होता है कि सायरा, लगता है तुमने शादीशुदा ज़िंदगी में मगन होकर दोस्तों को भुला ही दिया है। कभी घर का चक्कर ही लगा लिया करो, हर बार मुझे ही आना पड़ता है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि उसके घर जाकर उसकी ज़िंदगी पर इतना रश्क आता है। फिर कई दिन तक मेरे लाशऊर में अपनी और उसकी ज़िंदगी का मवाजना करती रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर ऐसे ठाठ कहाँ जो किंदिल को मयस्सर हैं। लेकिन भाई, ये किस्मतों के खेल हैं और फिर नसीब अपना अपना। मिधत, कहाँ हो तुम? मेरी ब्लू वाली टाई नहीं मिल रही। ज़िशान ने मुझे बाआवाज़ बुलंद पुकारा था। तो ब्लू वाली टाई ढूंढ ही क्यों रहे हैं? इस शर्ट के साथ आप हमेशा ब्लैक डॉट्स वाली टाई लगाते हैं। वो मैंने शर्ट के साथ निकाल कर रखी हुई है। मैंने किचन से ही उन्हें जवाब दिया। यार, आज कॉम्बिनेशन बदलने को जी चाह रहा है, तुम आकर ढूंढ दो। कॉम्बिनेशन बदलने को भी आज जी चाह रहा है और आलू के पराठे खाने को भी। आपको हर वक्त एन वक्त पर ही क्यों सोचता है? दूसरे बंदे का भी ख्याल कर लिया करें। अच्छा, तुम तकरीर मुख्तसर करके 1 मिनट के लिए आ नहीं सकती? आती हूँ बाबा। मैं साफ़ी से हाथ साफ करते हुए कमरे में पहुंची और वहां जाकर दिमाग घूम कर रह गया। सारे वार्डरोब पलट करके बड़ी मासूम शक्ल बनाए ज़िशान मेरे मुंतजिर थे। पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, मेरी टाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं। उन्होंने मेरी तेज निगाहों से डरते हुए देखा। नहीं मिल रही हैं तो मुझे लटका लें गले में। शदीद गुस्से में मेरे मुंह से ऐसी ही बातें निकलती थीं। लटका लेता अगर तुम्हारा रंग नीला होता। वो शरीर हुए, आप भी ना बस। मैंने उन्हें एक तरफ हटाया और फिर वार्डरोब में सर घुसाकर ज़रा देर बाद उन्हें मतलूबा टाई थमा दी थी। थैंक्स, और ज़रा जल्दी से नाश्ता लगा दो। और पुदीने की चटनी बनाई है ना? उन्होंने पीछे से पुकार कर पूछा। बनाई है। मैं गुस्सा पीते हुए वापस किचन में पहुंची। कभी कभी तो ज़िशान मुझे जिज करके रख देते। कहने को तो उन्होंने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, लेकिन ये अजीब मोहब्बत है, हर किस्म के एहसास से आ रही है। हालांकि मैं आजकल जिस कंडीशन से गुजर रही हूँ, मुझे बहुत आराम और एहतियात की ज़रूरत है, मगर ज़िशान को कोई परवाह ही नहीं है। हालांकि खुशखबरी मिलने के बाद खुश तो बहुत हुए, लेकिन मेरा ज़रा ख्याल नहीं रख रहे। सुबह शाम के वही फरमाइशी प्रोग्राम, चटोरे भी तो बहुत हैं। मेरा ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है। वो तो पिछली बार सोफिया बाजी नंद आई तो आस पड़ोस में घूम फिरकर घर के इजाफी कामों के लिए एक मासी का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन फिर भी किचन तो मुझे ही देखना पड़ता है। सच्ची, कभी कभार तो मुझे सायरा पर शदीद तरीन रश्क आता है। सायरा मेरी हमसाई है, वो भी इन दिनों इसी कंडीशन से गुजर रही है। अहमद भाई बहुत कोऑपरेटिव शौहर है। आजकल उन्होंने सायरा को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। इससे पहले भी सायरा के साथ घर के कितने ही कामों में हंसी खुशी हाथ बटाते थे। सुबह वो नाश्ता बनाती तो अहमद भाई तैयार होने के बाद बेडरूम समेट लेते। अपने कपड़े तो खुद प्रेस करते हैं। अगर कहीं जाना हो तो वक्त कम हो, चुपचाप सायरा के कपड़े भी प्रेस कर देते हैं। ज़िशान की तरह चाय के वो भी रसियां हैं, लेकिन वक्त बेवक्त
کوئی آرڈر نہیں دیتے ہیں سائرہ کو، صرف چائے خود بناتے ہیں، بلکہ سائرہ کے لیے جوس وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں۔ انہی کی ذمہ داری ہے یہ سب۔ میں ذیشان سے یہ سب کرنے کی توقع تو نہیں کرتی، لیکن بندے کو بیوی کی ذمہ داریوں میں کچھ تو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ مگر ہاتھ بٹانا تو دور کی بات، یہ تو کام سے کام نکالنے میں ماہر ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، آلو کے پراٹھے بغیر پودینے کی چٹنی کے ہضم نہیں ہو سکتے؟ لیکن کیا کرے، مجبوری ہے بھائی، سرتاج کا کہا ٹال بھی نہیں سکتے۔ اب ہر کوئی سائرہ جیسا خوش قسمت تو نہیں ہو سکتا، نصیب اپنا اپنا۔ نن جس کو آتی نہیں کوئی بات پسند، یہ محاورہ یقیناً مجھ جیسی کسی دلجلی بھابھی نے ہی تخلیق کیا ہوگا۔ جب مقصود کا میرے لیے رشتہ آیا تو رشتہ کروانے والی بوا نے اس رشتے کے حق میں جو دلائل دیے، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لڑکا چھڑا چھانٹ ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، 2 بہنیں ہیں اور دونوں ہی بیاہی ہوئی ہیں۔ اب میری بھولی ماں کو کیا پتا تھا کہ اس چھڑے چھانٹ لڑکے کی دونوں بیاہی ہوئی بہنیں ان کی بیٹی کی زندگی اجیرن کر دیں گی۔ ہمارا میکا تو ہمارے اکلوتے بھائی کے دم سے ہے، ہم تو 100 بار آئیں گے سمیرا بھابھی، چاہے آپ برا منائیں یا بھلا۔ میں نے شاہینہ کو سرسری سے انداز میں صرف یہ بتایا تھا کہ آج ہمارا امی کے گھر جانے کا پروگرام تھا، تبھی سے وہ بولی تھی۔ ایک ہی شہر میں میکا اور سسرال ہونے کا مجھے فائدہ نہیں نقصان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اتفاق سے دونوں شادی شدہ نندے بھی اسی شہر میں رہتی ہیں۔ ہر چھٹی والے دن اپنے میکے جانے کا سوچتی ہی رہ جاتی ہوں۔ شاہینہ اور ندرت میرے میکے جانے سے بہت چڑھتی ہیں، اپنے میکے کو رونق بخشنا پسند کرتی ہیں۔ بظاہر چند گھنٹوں کی مہمان ہوتی ہیں، مگر یہ چند گھنٹے گزارنا میرے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ہر کام پر تنقید، ہر کام میں نکتہ چینی مقصود سے شکوہ کرتی ہوں تو وہ عادت کے مطابق ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں بات۔ دراصل تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی ہو، ان دونوں کی گئی عام سی بات کو بھی اپنے اوپر تنقید سمجھتی ہو، ورنہ جب ندرت کہہ رہی تھی کہ سانولی رنگت پر تیز رنگوں کے سوٹ اچھے نہیں لگتے، تو اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ سانولی رنگت پر تیز رنگوں کے سوٹ اچھے نہیں لگتے۔ جی نہیں، ندرت باجی کا اشارہ صاف میری طرف تھا، حالانکہ یہ شاکنگ پنک سوٹ اتنا کھلتا ہے مجھ پر۔ واقعی تم اس سوٹ میں کھلا ہوا گلاب لگتی ہو۔ مجھے پتا ہے جامن آپ کھا گئے ہیں، میں ان کی فطرت سے آگاہ تھی کہ گلاب کے پردے میں در حقیقت مجھے گلاب جامن کہنا چاہ رہے ہیں۔ ارے نہیں، جامنوں کا سیزن کہاں، انہوں نے ہنسی چھپاتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ اور شاہینہ کی بات سنی آپ نے؟ پچھلی بار آئی تھی، اس بات پر اعتراض تھا کہ میں نے اسے پچھلے دن کے باسی سالن پر ٹرہا دیا، اور آج جب اتنے کم وقت میں 3 ڈشز بنائی تو سمجھانے بیٹھ گئی کہ مقصود بھائی کی کمائی کو یوں دونوں ہاتھوں سے مت لٹایا کریں سمیرا بھابھی، کفایت شعاری کریں گی تو آنے والے کل میں آپ کے ہی کام آئے گی۔ میں نے شاہینہ کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ سو تو ہے، مقصود نے سر ہلایا۔ کیا ہے؟ میں نے تیوری چڑھائی۔ یہی کہ شاہینہ کو عادت ہو گئی ہے تمہاری ہر بات پر اعتراض کرنے کی۔ مقصود نے جھٹ وضاحت دی۔ اور نہیں تو کیا، اتنی ذرا سی تائید پر میری آنکھوں میں آنسو امٹ آئے۔ اچھا تم دل چھوٹا مت کرو، اس بار آئے گی تو میں اسے سمجھاؤں گا کہ چھوٹی، ہر بات میں کہتی ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر بات میں کہتی ہو تم کہ تو کیا ہے، بتاؤ یہ اندازے گفتگو کیا ہے۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ آپ ان دونوں کے سامنے میری حمایت میں ایک لفظ بھی بول سکیں۔ سچی کبھی کبھار تو مجھے مدحت پر شدید ترین رشک آتا ہے۔ میں نے اپنا فیورٹ جملہ بولا۔ یہ جملہ میں دن میں اوسطاً 5-6 بار بولتی تھی۔ اچھا تم مدحت پر رشک کرتے رہو، وہ مزے سے جواب دے کر کتاب میں گم ہو گئے۔ میں چند لمحے کھڑی انہیں تکتی رہی، پھر غصہ پیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ مدحت کو فون کر کے کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں۔ مدحت مقصود کے عزیز ترین دوست ذیشان کی بیوی ہے، اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ میری بہت اچھی سہیلی بن گئی ہے۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا ہے، اسی لیے نہ صرف ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہے، بلکہ ہم بے تکلفی سے اپنی باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ ذیشان بھائی اور مقصود کے حالات زندگی میں حیران کن حد تک مماثلت ہے۔ ذیشان بھائی کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، 2 بڑی بہنیں ہیں، دونوں ہی شادی شدہ ہیں۔ شادی کے معاملے میں بہنوں نے ذیشان سے مرضی پوچھی تو انہوں نے چچا زاد مدحت کا نام لے لیا۔ دونوں بہنیں ہنسی خوشی بھائی کی پسند کی دلہن لے آئیں۔ شادی کے بعد بھی مدحت کے خوب ناز نخرے اٹھائے۔ مدحت برملا کہتی ہے کہ میری دونوں نندے بہنوں سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہیں۔ اس موقع پر بھی سوائے رش کرنے کے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی پچھلے دنوں مدحت اور ذیشان کی شادی کی سالگرہ تھی، ہم بھی انوائٹڈ تھے۔
मिधत की बड़ी नंद सोफिया ने उसे बहुत खूबसूरत गोल्ड टॉप्स गिफ्ट किए। पिछले महीने जब मेरी शादी की सालगिरह हुई तो नुदरत बाजी ने फोटो फ्रेम गिफ्ट कर दिया, जो बिलाशुबा था तो खूबसूरत, लेकिन उसमें जुड़ी हुई तस्वीर के अंदर मकसूद को दोनों बहनों ने गोया अपने दरमियान दबोच कर बिठाया हुआ है। तस्वीर मकसूद की मेहंदी की है और इतने हवन्नक लग रहे हैं मकसूद उस तस्वीर में कि अगर मैं मेहंदी के रोज उन्हें उस हुलिये में देख लेती तो अगले रोज काजी के सामने इनकार कर देती। मकसूद भी उस तस्वीर को देखकर खूब ही खिसियाए, मगर नुदरत बाजी ने उस तस्वीर को हमारे ड्राइंग रूम की जीनत बनाकर ही छोड़ा। और अगले हफ्ते जब उसे अपने मुकाम पर ना पाया तो क्या कुछ ना सुना डाला उन्होंने मुझे। मकसूद से उनके रवैये की शिकायत की तो मेरी लट खींचते हुए मुस्कुराकर बोले, बीवी बुरा न मान जो नंद बुरा कहे, बीवी बुरा न मान जो नंद बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे, है बिल्कुल है, दूर क्यों जाते हैं, मिधत ही की मिसाल ले ले, बहनों जैसी नंदे हैं उसकी और इतना प्यार करती हैं उससे। वो तो ये तक कह सकती है वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। मेरे मुंह से जाने कैसे फिसला था और मकसूद तो ये सुनकर गोया झूम ही उठे। वाह, इसे कहते हैं सोहबत का असर बेगम, एक बार फिर से सुनाओ। और मैं शर्मा सी गई। मकसूद से बात करो तो यही होता है, बात कहीं से शुरू होकर कहीं पर ख़त्म होती है। यही आज हुआ था। ध्यान बढ़ाने के लिए मैंने मिधत को फ़ोन किया तो जीशान भाई ने बताया कि सोफिया बाजी के साथ शॉपिंग पर गई है। मैंने ठंडी सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया। सही कहते हैं लोग, नसीब अपना अपना। मैं हूँ किंदील एजाज, बल्कि नहीं, मैं थी किंदील एजाज, अब तो मैं मिसेस आफ्ताब आलम हूँ। ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ये मुझे उस वक्त मिली थी जब मैं 9th क्लास में तकरीर मुकाबले में जीती थी। ये सर्टिफिकेट्स भी स्कूल के ज़माने की यादगार हैं। फिर शुरू हो गया कॉलेज का ज़माना। यहाँ भी मैंने हर मैदान में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े। ये ट्रॉफी मुझे बैतबाजी का मुकाबला जीतने पर मिली और ये डायमंड रिंग मुझे मुँह दिखाई में मिली। फिर चिरागों में रोशनी न रही, यानी किंदेल बुझ गई और मिसेस आफ्ताब जगमगाने लगी। ओह माफ़ कीजिएगा, माजी का जिक्र करते हुए मैं यूं ही जज्बाती सी हो जाती हूँ। इससे आप ये ना समझिए कि खुदा न खास्ता मेरा हाल बहुत बदहाल है। अल्लाह का शुक्र है आफ्ताब के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन वो जो एक ख्वाहिश थी कि शरीके सफ़र ऐसा हो जिसका अदबी ज़ौक़ आला हो, हम एक दूसरे को पसंद की किताबें पढ़कर सुनाएं, वो चांदनी रातों में किसी अच्छे से शायर का खूबसूरत सा कलाम मेरे कान में गुनगुनाएं। खैर, ख्वाहिशों की फहरिस्त तवील है और ये सब अभी तक तिश्नाए लब है। आफ्ताब ने मुझे कॉलेज के एक फंक्शन में पसंद किया था। मेरे ससुर शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने बज़्म अदब की एक तकरीब में उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर इनवाइट किया था। ऐन तकरीब वाले दिन वो सुबह के वक्त बाथरूम में स्लिप हो गए। मजबूरन उन्होंने आफ्ताब को तकरीब में अपनी जगह भेज दिया था। उस तकरीब की कंपेयरिंग के फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए, एक तकरीर की और आखिर में तरन्नुम के साथ कलाम इकबाल पढ़ा। 4 दिन बाद आफ्ताब की वालिदा और वालिद मेरे घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। 4 दिन की ताख़िर भी यूं हुई कि सुसर साहब को डॉक्टर ने 4 दिन का बेड रेस्ट बताया था। खैर, 3 माह की कलील सी मुद्दत में आफ्ताब की दुल्हन बनकर उनके घर पहुंच गई। गुमान यही था कि आफ्ताब खुद भी कोई इंटेलेक्चुअल शख्सियत होंगे, ऐसी ही बीवी की तमन्ना रखते होंगे, इसलिए निगाह इंतखाब मुझ पर पड़ी। आपको उस रोज़ मेरी तकरीर पसंद आई, गाना या कंपेयरिंग? शादी के चौथे दिन मैंने बहुत नाज से दरियाफ्त किया, तुम्हारी लौंग। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। मजाक न करे, मैं हंस पड़ी थी। अरे हाँ भाई, मैं स्टेज पर जिस जगह बैठा हुआ था वहाँ से तुम्हारा साइड पोज ही नज़र आ रहा था और इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम कि मैंने किसी लड़की की नाक में लौंग को यूं लश्कारे मारते हुए नहीं देखा था। बस वहीं मेरा तुम पर दिल आ गया। यानी अगर मुझसे पहले आप किसी लड़की की नाक में लौंग को लश्कारे मारते देख लेते तो उसी से शादी कर लेते। मुझे जवाब सुनकर धचका लगा था। अरे नहीं यार, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होनी थी, वरना सोचो डैडी उस रोज फिसलते ही क्यों। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मगर मेरे दिल को तसल्ली न हो सकी। फिर हर गुजरते दिन के साथ आरज़ुओं का किला धीरे धीरे ढेर होता गया। कोशिश की मैंने कि उनको किताबों का ज़ौक़ पैदा हो जाए, शायरी पसंद आ जाए, लेकिन नहीं भाई, बहुत मुख्तलिफ हैं वो मुझसे।
उस दिन के बाद से मैंने उनमें अदबी ज़ौक़ पैदा करने की हर कोशिश तर्क कर दी। ज़ाहिर है इंसान को किसी न किसी चीज़ पर समझौता तो करना पड़ता है, और जब दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए तो समझौता करना कुछ आसान हो जाता है। वरना जहाँ तक ख्वाहिशों के पीछे भागने का ताल्लुक है तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले वाला मामला है। फिर हर कोई सुमेरा की तरह खुशकिस्मत तो हो नहीं सकता। जब मैं उसके बारे में सोचने लगती हूँ तो शदीद तरीन रश्क में मुब्तला हो जाती हूँ। सुमेरा मेरी फर्स्ट कज़न और मेरी बेहतरीन दोस्त है। उसकी और मेरी शादी कुछ महीनों के फ़र्क से अंजाम पाई है। सांवली सलोनी मगर बेतहाशा पुरकशिश सुमेरा, जो इस बात पर शाकी है कि मकसूद मेरी ढंग से तारीफ़ नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं कि इस साड़ी में तुम मीर की गज़ल लग रही हो, कभी उमर ख़याम की रुबाई करार देते हैं और गज़लें सुनाते रहते हैं। अब क्या कहे कोई उससे कि हर कोई हर किसी के मुताबिक नहीं मिलता। मोहब्बत हो तो रिश्ता खुद ही बन जाता है। सच्ची बात है, नसीब अपना अपना। अस्सलामु अलैकुम।